शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने वफ़द के हमरा सऊदी अरब में मौजूद हैं। MOUs पर दस्तखत किए जा रहे हैं और ख़बर ये सामने आई है कि सरमायाकारी का जो हुजम है, यानी कि सऊदी अरब जो इन्वेस्ट करने जा रहा है वो 2 अरब 20 करोड़ से बढ़कर अब 2 अरब 80 करोड़ डॉलर हो चुका है, जो कि खुशाइन बात है। गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि 91,000 को क्रॉस कर ली है PSX ने, जो कि उनकी कामयाबी है। इसके साथ साथ एक और मसला एनर्जी प्राइसेस का भी है, जिसको बढ़ाए जाने के हवाले से भी अब ख़बरें सामने आ रही हैं और PIA की प्राइवेटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न बन चुका है हुकूमत के लिए। तो क्या इस महाज पर हुकूमत को कामयाबी मिल जाएगी, इस पर बात करते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब ने ज्वाइन किया। मिफ्ता साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि हम इकॉनमी को डिस्कस करें, आपने 26वीं आइनी तरमीम पर कमेंट किया और आपने कहा कि चूँकि आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसीलिए रात के अंधेरे में इसको कैसे बदल दिया गया। लेकिन गवर्नमेंट की रीजनिंग तो ये है कि नंबर हमारे पास पूरा था, आइनी प्रिंसिपल भी यही कहता है, JUI ने उनको सपोर्ट किया और ये बिल्कुल लेजिटिमेट लेजिस्लेशन हुई है। तो रात के अंधेरे वाला आर्ग्यूमेंट तो नहीं मान रहे वो ना माने, उस पर तो उनका वो इख्तियार है कि वो इस वक्त नंबर पूरे कर लिए इन्होंने, और जिस तरह नंबर पूरे कर लिए वो भी आपको मालूम है कि किस तरह नंबर पूरे हुए। लेकिन क्या जो एक समाजी मुआहदा होता है उसको इस तरह रात के 5 बजे चेंज करना चाहिए? क्या ड्राफ्ट आप 10 बजे तक ना दिखाएं, आपस में कुछ सियासी लीडरान आपस में बैठ जाएं, फिर आप बोलते हैं हम पार्लियामान की इज्जत करना चाहते हैं? तो इससे क्या पार्लियामान की इज्जत या वक़ार में इजाफा हुआ है? जो आप कह रहे थे कि हम इससे इंसाफ आसान बनाएंगे, तो क्या ये इंसाफ से इससे आसान बनेगा? और अगर एकदम अच्छी बात कर रहे थे, आवाम के हक में बात कर रहे थे, तो आवाम को भी कॉन्फ्रेंस में ले लेते, हम जैसे को भी बता देते कि भाई ये ड्राफ्ट है, 8-10 दिन 15 दिन एंकर हजरात जो हैं, कॉलमिस्ट हैं, अखबार वाले हैं, दीगर जर्नलिस्ट इस पर तबसरा फरमाते, बातचीत करते, कुछ अच्छी चीज कर लेते, कोई बुराई चीज निकाल लेते, तो एक बेहतर मुस्तवादा बन जाता। लेकिन जाहिर है कि इनका मकसद तो ये नहीं था और ये अपने मकसद में कामयाब जरूर हो गए, लेकिन ये तरीका तो ठीक नहीं है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जो आर्ग्यूमेंट होता है, अब उसका भी वो ये जवाब दे रहे हैं ना कि अगर हमने एक आइनी अदालत का पहले हमने मूव किया कि ये बननी चाहिए, उससे भी हम पीछे हट गए, फिर जजेस को ट्रांसफ़र भी करने की बात थी, उससे भी पीछे हट गए, एक्सटेंशन से भी पीछे हट गए, तो उसके बावजूद कैसे जुडिशल इंडिपेंडेंस मुतासिर हुई है इस तरमीम से? इस पर आपका व्यू क्या है? इस पे कोई शुबा नहीं है कि जो 1 महीने पहले जो रात के अंधेरे में करने लगे थे और जो ड्राफ्ट दिखाया था वो तो बहुत ही बुरा था। वो समझ लो कि मौत थी तो अब बुखार मिला है हमें। अच्छा। तो ये इस पे कोई बहस नहीं। और उसमें मौलाना फजल रहमान का किरदार जो है उसको सराहना जरूरी है कि उन्होंने अपनी 5-8 सीट का बड़ा फायदा उठाया और PTI को भी लेकर आए, उससे भी उनसे भी इंगेज किया और ये दिखाया कि इंगेज हो सकती है PTI भी, और एक मुस्बत किरदार मौलाना साहब ने रोल अदा किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मौलाना साहब को तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन आप चाह क्या रहे थे कि हाई कोर्ट के जजेस को आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर दें कि वो आपके मातहत हो जाए? आप क्या चाह रहे थे? ये कि कुछ मखसूस जजेस को आप दे दें ये अथॉरिटी कि वही सिर्फ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर काम कर सकें, जहां पे गवर्नमेंट अक्सर लिटिगेंट होती है, ताकि गवर्नमेंट की मर्जी के खिलाफ का कोई जज ना आ जाए। हम ये बात समझते हैं कि कुछ जजेस थे, साकिब निसार साहब थे, उमर अता बंदयाल साहब थे, मुनीब साहब का एक आध फैसला था जो कि बहुत ज्यादा यकतरफा फैसला था, आइन से तजावुज करके गया था और जो आज की हुकूमत है उसके खिलाफ था। लेकिन ये भी बात समझें कि काजी साहब के भी कुछ फैसले जो थे वो भी आइन से तजावुज करे हुए थे। उन्होंने अगर साकिब निसार साहब ने बहुत ज्यादती फरमाई मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, तो इन्होंने ज्यादती फरमाई PTI के खिलाफ। अब एक ज्यादती वाले जज का जो नेमुल बदल होता है वो दूसरा ज्यादती वाला जज नहीं होता। उसका ये होता है कि आप मुनसिफाना गैर जानिबदाराना जज ले आए और वैसा सिस्टम बना ले कि जज जो है वो किसी दबाव के बगैर काम कर सके। आप तो एक सेट ऑफ यकतरफा जजेस को रिप्लेस करके दूसरी सेट ऑफ यकतरफा जजेस लेके आ रहे हैं। लेकिन जो बयानिया बना के एक्सटेंशन ले लेंगे वो तो नहीं ली उन्होंने? नहीं, उन्होंने नहीं लिए, जबकि उन्होंने तो लिख दिया था कि मैं एक्सटेंशन लेने के लिए तैयार हूं अगर सबकी उम्र बढ़ाई जाए वगैरह वगैरह। अच्छा। लेकिन काजी साहब का अपना वजन इतना बढ़ गया था, बोझ इतना बढ़ गया था कि इन्होंने भी समझा कि काजी साहब को हटा दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा। तो काजी साहब को इन्होंने इस्तेमाल कर लिया जो भी इस्तेमाल करना था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें मुजम्मिल भाई, ये आइन के जो 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 रद्दोबदल होता है ना वो बहुत अरसे तक चलती है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं।
और आज आप चाहते हैं कि ये हुकूमत के जेर असर जज हों, कल अगर किसी और की हुकूमत होगी तो ये जज उनके जेर असर होंगे। सही। आपने ये भी कहा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया नून लीग ने छोड़ दिया है। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मुख्तसर तकरीर की, एक मानी खेज शेर पढ़ा और बाद में खामोश हो गए और अब लंदन चले गए, वहाँ से अमेरिका जा रहे हैं। आपको लगता है ही वॉज कम्प्लीटली ऑन बोर्ड विद दिस? देखिए, ये तो मुझे नहीं पता, सच्ची बात है। मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मॉरल क्लैरिटी मुस्लिम लीग नून की पास थी 2008 के बाद, मुशर्रफ साहब के जाने के बाद, और जिस तरह इन्होंने एक अवाम के वोट के लिए बात की, अवाम की वोट की इज्जत के लिए बात की, वो अब इन्होंने मॉरल क्लैरिटी खो दी है। अच्छा, चलें कुछ मुआशी मामला डिस्कस कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में मौजूद हैं और हमने MOUs के हवाले से अब सुना है कि पहले सरमायाकारी $2 अरब 20 करोड़ थी, अब बढ़कर $2 अरब 80 करोड़ हो गई है। खुशाइन बात है ये। गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि जो PSX है 91,000 को क्रॉस कर चुका है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी, PSX 91,000 को क्रॉस कर चुका है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है मुल्क के लिए। और अमूमन ये देखा गया है, हमेशा नहीं लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ती है तो फिर इकोनॉमी भी बढ़ती है। समझ लीजिए कि 10 में से 7 मरतबा ऐसा होता है कि जब स्टॉक मार्केट चढ़ती है तो 70% चांस है कि इकोनॉमी भी साथ चलेगी। तो मेरी दुआ है, तमन्ना है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी भी मईशत चलना शुरू हो जाए। अभी तक तो नहीं चल रही। जहां तक सरमायाकारी का ताल्लुक है तो उस पर मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा सस्पिशियस रहूंगा। हुकूमत के MOUs हमने बहुत देखे हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसके नतीजे में जो सरमायाकारी है वो इतनी नजर नहीं आती। अच्छा, और एनर्जी प्राइसेस के हवाले से कंसर्न अब भी बरकरार है। सुई नॉर्दर्न हो, सुई सदरन हो, दोनों की तरफ से अब 54% इजाफा करने की दरख्वास्त की जा रही है कीमतों में। तो इसको कैसे डील करेंगे? पब्लिक आउटरीच भी आएगा, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, रिस्पॉन्स आएगा आवाम का? देखिए, ये जो आपने पिछला सवाल पूछा था सरमायाकारी का और मैंने कहा था कि मैं इस पर बड़ा सस्पेशन हूं, तो उसकी एक वजह यही है, सच्ची बात है, कि पाकिस्तान में इस वक्त खित्ते की सबसे महंगी बिजली और सबसे महंगी गैस है। और न सिर्फ हमारे खित्ते में, जनूबी एशिया में इसमें तो बहुत महंगे हैं, लेकिन दूसरे ममालिक, अगर इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया को ले लें, साउथ अफ्रीका को ले लें, इथियोपिया को ले लें, तो हम उन सब से भी हमारी यहाँ गैस महंगी और बिजली महंगी है। और उनमें से भी बेशतर ममालिक जो है वो गैस इम्पोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो कंपैरेटिव नहीं रहा है दुनिया से। और अगर आप और मजीद गैस बढ़ाएंगे तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रही कि इनके पास ऑलरेडी जो इन्होंने LNG के सौदे करे हुए हैं उतनी गैस तो हम बेच नहीं पा रहे हैं। आपको जो $8 की गैस मिलती है आप वो $13 की बेच रहे हैं, मगर फिर भी आप खसारा कर रहे हैं। तो मतलब इसका मैं ये समझता हूँ कि इसका हल अब एक ही है कि जल्दी से आप इसको प्राइवेटाइज करें। ये हुकूमत के हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत के लोग सही फैसला नहीं करते, उनके अपने पैसे नहीं लगे होते। तो जितनी जल्दी प्राइवेटाइज हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन ये जिस तरह हुकूमत बिजली और गैस का निज़ाम चला रही है, ये पाकिस्तान के उस वक्त सबसे बड़ा बोझ है, हुकूमत की कारकर्दगी और हुकूमत का फैसले। और जब तक कि बिजली और गैस के अंदर आप निष्कारी नहीं करेंगे और हुकूमत से जान नहीं छुड़वाएंगे इन इदारों की, ये हम मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की, अब उसमें भी तो कुछ मुश्किलात है ना। अब औरंगजेब साहब ने पहले कहा था जून 2024 तक PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी, नहीं हुई, तोसी होती रही। अब वो कह रहे हैं कि इस जुमेरात को ये शुरू होगा अमल सारा। और कुछ खबरें ये भी क्लेम कर रही हैं सिर्फ एक कंपनी हिस्सा ले रही है इसमें। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेगी हुकूमत इसको? अब ये तो बिड खोलने के बाद पता चलेगी। मेरे ख्याल से एक शायद ब्लू वर्ल्ड कोई कंपनी है जिसने ये बिड की है, एक ही बिड करी है। चले एक बिड ही आ गई, उसको बेचारे को बिड करने से पहले तो नहीं पता थी कि वो अकेला होगा, तो होपफुली कंपैरेटिव बिड होगी। PIA के अंदर देखें, एक चीज याद रखिएगा कि PIA के अंदर साल का मतलब 90 अरब 100 अरब रुपए का नुकसान है। तो जो भी कंपनी लेगी उसको ये बात समझ में आएगी कि अगले 1-2 साल तक भी नुकसान होगा, तो वो भी ये भी सोच रही है। और मैं ये बात करता था, PIA के 635 अरब रुपए का नुकसान हुकूमत ने अपनी बुक्स में ले लिया है। इसके बावजूद PIA की बिडिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो आप देखें कि PIA का क्या हाल हो गया है, कितना अबतर हाल हो गया है। आधे जहाज इनके खड़े हुए हैं जो उड़ने के लायक नहीं है। तो इससे तो मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी जान छुड़वाएं, जिस पैसे में ये इसने ब्लू वर्ल्ड वाले ने मांगी है उसको दे दी। चलें, प्राइवेटाइजेशन का अमल आपके मुताबिक जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे।